डाउनलोड करने के लिए बोला था। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो जो माई सिक्वल का वर्कबेंच है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा जब आप डाउनलोड कर लोगे। तो ये आपका माई सिक्वल वर्कबेंच। तो सिंपली डबल क्लिक करेंगे। तो जिन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं करा है मेरे साथ करें। डबल क्लिक करेंगे इस एडिटर पे और ये इसका इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट और कस्टम में कंप्लीट। उसके बाद इंस्टॉल, अलाउ करना है। यस नो पूछेगा तो यस करना है। रन और डू नॉट रन पूछेगा तो रन पे क्लिक करना है। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा और ये वर्कबेंच एडिटर लॉन्च करने के लिए बोलेगा। तो आप लॉन्च कर सकते हैं। ये इसका जब लॉन्च करेंगे तो इंटरफेस आएगा। तो अब मान लो आज तो हमने इंस्टॉलेशन के साथ लॉन्च हो गया। कल को अगर मुझे इसको चलाना पड़ेगा तो लॉन्च कैसे करेंगे? इंस्टॉल तो डेली डेली करेंगे नहीं। ठीक है। तो अब इसे क्लोज करके अगर मान लो मैं दोबारा चलाना चाहूँ तो सर्च बार में जाएंगे। तो अब हम सीख रहे हैं कि अगर हमने वर्कबेंच को एक बार इंस्टॉल कर लिया है तो अब अगले दिन दोबारा जब इसे यूज करेंगे तो इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ लॉन्च करना है। लॉन्च कैसे करेंगे? सर्च बार में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे वर्कबेंच। तो जैसे ही आप यहाँ वर्क बेंच लिखेंगे वैसे ही आपका माई सिक्वल वर्क बेंच लॉन्चर आइकन आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। जैसे वहां पर आपका पासवर्ड देने के लिए बोलता था, ऐसे ही कुछ यहाँ पर आपका कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रूट यूजर पे। रूट यूजर का आ रहा है पासवर्ड, वही पासवर्ड जो वहां देते थे सेम पासवर्ड देना है क्योंकि सेम, सिर्फ इंटरफेस अलग है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर दो टैब आ रहे हैं। एक आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, एक आ रहा है स्कीमा। तो हमें इस वाले पर काम करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, स्कीमास को। जैसे ही आप स्कीमास को सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली जितने भी डेटाबेसेस स्कीमा थे सारे आपके यहाँ आ जाएंगे। तो ये सब आपके डेटाबेसेस के नाम है जो आपके लैपटॉप में बने हुए हैं। जो आपने बनाए हैं वो प्लस जो प्री डिफाइन होते हैं वो सारे यहाँ पर आ गए। मेरे ज्यादा आ रहे हैं शायद इसलिए क्योंकि मैं अलग अलग बैचेस में पढ़ा रहा हूँ। आपका शायद जो आपका वाला 630 वाला ये आ ही रहा होगा। बाकी एक दो और आ रहे होंगे बस। अब अगर मुझे ये पता करना है कि मैंने अपने 630 वाले डेटाबेस में अब तक कितने टेबल्स बनाई हुई हैं तो हम कमांड लाइन पर क्या करते थे, शो टेबल्स नाम से कमांड लिखते थे। तो यहाँ पर कमांड लिखकर भी पता कर सकते हो और बिना कमांड लिखे भी पता कर सकते हो। तो बिना कमांड लिखे कैसे पता करेंगे? इस वाले ऑप्शन को एक्सपेंड करिए जो आपके डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है और इसके अंदर आपकी टेबल्स, व्यू, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शन, ये सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। टेबल्स पे एक्सपेंड करेंगे, जितनी टेबल्स हैं सारी यहाँ पर आ रही हैं।
जितनी आपने अब तक टेबल बनाई थी, सारी टेबल की लिस्ट आ गई। यही काम वहां पे करने के लिए शो टेबल्स लिखनी होती थी। आपने व्यूज कितने बनाए हैं, वो यहां पर आ गए। आपने प्रोसीजर कितने बनाए हैं, वो यहां पर आ गए। फंक्शन कितने बनाए हैं, वो आ गए। तो इस तरह से अब आप मान लीजिए अपनी ईएमपी टेबल या स्टूडेंट टेबल पे काम कर रहे हो। जैसे ईएमपी टेबल है या आपकी स्टूडेंट टेबल है जिस पर आपने ज्यादा काम किया है। तो अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि मेरी स्टूडेंट टेबल में कितने कॉलम है, उस पर मैंने कितने ट्रिगर बना रखे हैं, उस पर मैंने कितनी प्राइमरी की वगैरह लगा रखी हैं, ये मुझे पता करना है। तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट को एक्सपेंड करिए। इसके अंदर पता चल जाएगा कॉलम्स कितने हैं, इंडेक्स कितने लगे हैं इस पर, कितनी फॉरेन की लगी हैं, कितने ट्रिगर लगे हैं। तो सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ट्रिगर पढ़ा था हमने। तो देखते हैं कितने ट्रिगर हमने कल लगाए थे। तो सर इस स्टूडेंट टेबल पर तो कोई ट्रिगर ही नहीं लगा हुआ है। तो आई गेस हमने किस पे लगाए थे कल, ईएमपी पर। इस पर जाएंगे, देखो 3 ट्रिगर लगे हैं। सैलरी ट्रिगर, इन ट्रिगर, आउट ट्रिगर। ईएमपी टेबल में कितने कॉलम है यहां से पता चल जाएगा, 4 कॉलम है। आ जाओ। ई आई डी, ई नेम, ई सेल, ई डिपार्टमेंट, ये 4 कॉलम्स हमारे। अब मुझे किसी भी कॉलम का नाम चेंज करना है, टेबल का नाम चेंज करना है, या किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, तो ये सब करने के लिए हम ऑल्टर कमांड चलाते थे। तो यहाँ पर ऑल्टर कमांड से तो किया ही जा सकता है, एज वेल एज क्लिक करके भी किया जा सकता है। आपको कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, जिस टेबल के लिए ऑल्टर जैसे फीचर चाहते हो, उस टेबल पर माउस लेकर आओ, और यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन आएगा टूल का, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, बीच वाले आइकन पे। जैसे इस पे क्लिक करोगे, वैसे ही यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। टेबल का नाम ईएमपी है। अब आप इसका नाम कुछ और करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप चेंज करके और बस सीधा अप्लाई पे क्लिक कर दो, अपने आप टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। आप चाहते हो कि सर टेबल के नाम की जगह पर मैं यहाँ पर कोई डेटा टाइप चेंज कर दूं। जैसे ई नेम का देखो, डेटा टाइप वेर कैर आ रहा है, मुझे इसका साइज 10 से 20 करना है। डबल क्लिक करो, एडिटेबल हो गया, 20 कर दो, एंटर कर दो, चेंज हो गया। आप चाहते हो कि जो एम्प्लॉय आईडी पर प्राइमरी की लगी है इसे हटा दिया जाए, तो पी के अनचेक कर दो, हट गई प्राइमरी की। लगाना है, लग गई। तो जो करना है क्लिक करो, हो गया। अब जितने चेंज करने हैं आपने आपने यहां से अपने कर लिए। करने के बाद फिर लास्ट में अप्लाई। तो बिहाइंड द सीन अपने आप ऑल्टर कमांड आपकी चेंज हो रही है। अप्लाई, हो गया चेंज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल का नाम, कॉलम का साइज, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, कांस्टेंट वगैरह हटाना लगाना सिर्फ क्लिक करने से कर सकते हो। आपको कमांड खुद लिखने की जरूरत नहीं है। क्लिक करने पर बिहाइंड द सीन अपने आप कमांड आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक है। अब सर हम मेहनत करना चाहते हैं थोड़ी, हम एडिटर पे कुछ लिखना चाहते हैं। तो वर्क बेंच में एडिटर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप वर्क बेंच का एडिटर ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है फाइल के नीचे। ये ऑप्शन क्या करता है, आपका एडिटर ओपन कर देगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका एडिटर ओपन हो जाएगा। ये आएगा एडिटर आपका। अब इस एडिटर पे आप उसी तरह से कमांड लिखिए जैसे आप कमांड लाइन एडिटर पे लिखते थे। अब मैं कुछ लिखूंगा, तो मेरा फॉन्ट साइज मैंने बड़ा कर रखा है।
आप अपना फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। यहाँ जाओ, व्यू के अंदर, नहीं, एडिट में जाओ, एडिट में प्रेफरेंसेस के अंदर, एडिट के अंदर प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में देखो एक ऑप्शन आएगा, फॉन्ट्स एंड कलर, फॉन्ट्स एंड कलर, क्लिक कर दो उस पर। अब आपका यहाँ पर 8-10 लिखा होगा, आप अपने हिसाब से इनको चेंज कर दो। तो एडिटर का फॉन्ट आपका ये हो जाएगा। तो ये ग्लोबल फॉन्ट सेट हो जाएगा हर जगह। आप सबके अलग अलग भी सेट कर सकते हो, तो बस इतना ही कर दो, उसी से काम हो जाएगा। देन ओके। अब बताओ, सबसे पहले क्या लिखते थे वहां पर कमांड लाइन एडिटर पे? अगर मुझे कोई डेटा देखना है तो सबसे पहले कमांड क्या चलाते थे? यूज। उसके बाद डेटाबेस का नाम। अब वहां पर क्या होता था, जैसे ही कमांड लिखकर आप एंटर करते थे वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। यहां पर आप एंटर करोगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और लिख लो, और भी लिखनी है तो और भी लिख लो। फिर अगली कमांड मान लो लिखी मैंने यहां पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लो फ्रॉम की स्पेलिंग मेरी गलत हो गई, EMP, तुरंत एरर हो गई, तो मुझे तुरंत दिख गया मैं कहीं गलत लिख रहा हूं। अब कमांड मेरी और बड़ी होगी तो मैं लिखूंगा ही क्यों? मुझे पहले ही पता चल गया मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया कहीं, रेड बनकर आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर आप माउस लेकर आओगे पता चल जाएगा, कह रहा है ये सही नहीं है। यहां पर माउस लेके आओ, क्रॉस जहां पे बना हुआ है, तो ये आपका आइकन, अब इसको सही कर दो। सजेस्ट भी कर रहा है कि ये लिखना था शायद, हमने कहा यही लिखना था। और कोई कमांड लिखनी है लिख लो, जितनी लिखनी है लिख लो, हमने कहा नहीं बस इतनी लिखनी है, आप चला दो। तो अब अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं रन करने के। तो अब पहले वाले पर माउस लेके जाओ, तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप इसे क्लिक कर दोगे तो जितनी भी कमांड लिखी हुई हैं उसी सीक्वेंस में सारी चल जाएंगी। और अगर आप सारी कमांड नहीं चलाना चाहते तो जिसको सेलेक्ट करोगे सिर्फ वो चलेगी फिर। ठीक है, हमने कहा दोनों ही चला दो। रिजल्ट कहाँ है? नीचे आ गया, इसे बोलते हैं रिजल्ट ग्रिड। ये आ गया रिजल्ट। अब सर मुझे एक और सेलेक्ट कमांड चलानी है जिसमें सिर्फ मैं बैटर का डेटा देखना चाहता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर E डिपार्टमेंट इज इक्वल टू
बेटर। अब सर मैं चाहता हूं बस यही कमांड चले, सारी ना चले। तो एक तरीका तो है, इसको सेलेक्ट करो और इस पे क्लिक कर दो। एक है सेलेक्ट मत करो, आपका कर्सर उस कमांड पर होना चाहिए। देखो ये कर्सर आ रहा है, पीछे डैश एरिया हो रहा। तो अगर आप किसी कमांड को रन करना चाहते हो, उस पर कर्सर है, तो आप इस वाले पे क्लिक करो, इस वाले ऑप्शन पे। ये ऑप्शन क्या करता है, जिस पर कर्सर होता है सिर्फ उसी को चलाता है, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ये वाली कमांड चल जाएगी, दूसरी वाली। अब सर मुझे फिर से चलानी है पहले वाली, कर्सर यहां लेके आओ, ये लो। अप डाउन एरो की भी नहीं लगाना, चारों दिशाओं में आप कर्सर लेके अपना घूमो माउस से। अब अगर मुझे सबकी सैलरी 1000 रुपये बढ़ानी है, तो अपडेट, अपडेट टेबल का नेम, ईएमपी, सेट, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल प्लस 1000 रुपये। अब देखो मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे चल जाएगा, आप चलाओगे तो आपके में एरर आएगी। इस कमांड को रन करने के लिए कर्सर मेरा ऑलरेडी यहाँ पर है, और यहाँ मैंने इस पे क्लिक करा, तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया, लिख कर आ रहा है अपडेट कमांड ग्रीन टिक के साथ। लेकिन आपका एरर आ रहा होगा, आपका रेड बनकर आया होगा, लिखा होगा अनसेफ ऑपरेशन। आ रहा है किसी का लिख कर? कोई ऐसा जिसके में एरर आई हो? नीचे जो आउटपुट विंडो है, उसमें ग्रीन टिक की जगह रेड बनकर आया हो? तो बाय डिफॉल्ट वर्क बेंच एडिटर में क्या होता है, ये हमारा सेफ मोड में काम करता है। सेफ मोड, सेफ मोड का मतलब क्या होता है कि आप अपडेट कमांड और डिलीट कमांड जब चलाएंगे, तो आपको वेयर लगाना होगा। और जो वेयर आप लगाएंगे, वेयर भी आप प्राइमरी की के साथ लगाओगे। तो मैंने तो यहाँ कहीं वेयर ही नहीं लगाया, तो अनसेफ ऑपरेशन आपका ये कहलाएगा। तो अब इसको सही कैसे करेंगे, जिनके में नहीं चला, किसी का नहीं चला होगा अगर पहले से कोई नहीं जानता है तो। अब वापस जाएंगे एडिट पे, प्रेफरेंसेस के अंदर एसक्यूएल एडिटर, बॉटम पे स्क्रॉल करेंगे, इस ऑप्शन को अनचेक कर दो। ये टिक है, इसको अनचेक कर दो। ये सेफ मोड पे चलाने का ऑप्शन है। सेफ मोड का मतलब है अपडेट और डिलीट को रिजेक्ट कर देना, अगर वेयर ना लगा हो तो। इसको मैंने हटा दिया, ओके। अच्छा, जब भी आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंज करते हैं, तो कई बार उसका चेंज आ जाता है और कई बार नहीं आता है। तो कुछ लोगों का एडिटर फॉन्ट अभी भी छोटा ही होगा, तो रिकनेक्ट कर लेना, रिकनेक्ट, रिकनेक्ट।
तो जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो वर्कबेंच में, रिकनेक्ट आपको करना है। अब इस कमांड को आप रन कराओ, जो आपके पहले नहीं चल रही थी अब चल गई होगी। और देखना चाहते हो तो यहाँ पे कर्सर लेके आओ और चला के देख लो, सबकी सैलरी चेंज हो गई। अब मान लीजिए आज हमने जो प्रैक्टिस करी इस एडिटर पे, हम चाहते हैं एडिटर ओपन हो जाए, पहले सेव हो जाए और कल को फिर यही ओपन हो जाए। तो कमांड लाइन पे क्या करना होता था, मैं मैनुअली कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करता था, फिर मैनुअली कॉपी करता था, फिर नोटपैड पे जाके पेस्ट करता था। आप में से आधे लोगों से तो हुआ ही नहीं होगा, करा ही नहीं होगा आपने कभी उसे, क्योंकि बड़ा तामझाम हो गया करने के लिए, है ना। यहाँ पर चीजें आसान है। ये जो आपका एडिटर है, इसको सेव कर दो। यहां से ये सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करोगे इस ऑप्शन पे, सेव करने के पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं। किस नाम से सेव करना है एडिटर की फाइल को, किसी भी नाम से कर दो। चलो मैंने 28 मार्च नाम से कर दी, किसी भी नाम से कर दो, सेव हो गई ये फाइल। अब मान लो मैंने इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे जो टैब आ रहा है इसको क्लोज कर दिया, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब जो फाइल है वो यहाँ पर सेव हो गई है। कहाँ गई, ये रही, 28 मार्च करके। अब ये फाइल मान लो कल को आपने वर्कबेंच दोबारा चलाया, और अब आप चाहते हो सर जो कल मैंने क्वेरी लिखी थी वही दोबारा रन करनी है, तो मैं लिखूं भी ना, तो भाई एडिटर ओपन कर लो और बस रन पे क्लिक कर देना, चल जाएगा। कैसे ओपन करेंगे, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करने से एग्जिस्टिंग जो एडिटर फाइल है जो वर्कबेंच पे ही बनाई थी वो ओपन होगी। ऐसा नहीं है कहीं भी बनाई थी और लेकर आ जाओ, वर्कबेंच पे ही सेव करेगी फाइल को ओपन किया जा सकता है। क्लिक करा इस पर, ये पाथ सेलेक्ट कर लिया, सारी कमांड आ गई अपने आप से। अब जिसको रन करना है बस क्लिक करो, इन दोनों को रन करना है अब, क्योंकि नई फाइल है, दोनों को सेलेक्ट करके ये पे। कौन सी वाली, ये वाली, ये जब आपने इसको सेलेक्ट करके चलाया तब आई होगी ना। ये दोनों सेलेक्ट करो ना, ये वाली और फिर रन करो ये वाला पहला वाला। प्रैक्टिस करने से थोड़ा और आपको, प्रैक्टिस मतलब 1 घंटे बैठ जाओ बस, 1 घंटे में बहुत हो जाएगा आपका। अभी तो टाइम ही कितना, आधा घंटे ही तो हुआ है बस अभी। 1 घंटे और कर लो, सब सीख जाओगे किससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मान लो मैं ये चाहता हूं कि सर ये जो रिजल्ट हमारा यहाँ आके सेव हुआ है, ये रिजल्ट किसी फाइल में सेव हो जाए। मैं रिजल्ट को टेबल से निकालकर किसी फाइल में सेव करना चाहता हूं। तो अक्सर एक्सेल फाइल दिमाग में आती है, तो माई एसक्यूएल एक्सेल के साथ कंपैटिबल नहीं है। माई एसक्यूएल को सीएसवी के साथ कंपैटिबिलिटी है।
तो आप सीएसवी फाइल बनाएंगे और फिर सीएसवी फाइल को एक्सेल में आप ओपन करके यूज कर सकते हैं। वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर एक्सेल फाइल में डेटा है और आप चाहते हैं कि वो माई सिक्वल में आ जाए, तो एक्सेल फाइल का डेटा पहले सीएसवी में लेगा वो, और सीएसवी फाइल के डेटा को माई सिक्वल में लाया जा सकता है। तो माई सिक्वल सीएसवी फाइल पर हमारा काम करता है, एक्सेल फाइल पर नहीं। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात हमारे लिए नहीं है, क्योंकि सीएसवी और एक्सेल कंपैटिबल होते हैं, आसानी से काम करते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे करेंगे वो देखो। तो अब जो ये रिजल्ट आया है किसी भी सेलेक्ट कमांड का, मान लीजिए वो किसी फाइल में मैं सेव करना चाह रहा हूं, तो अब यहां पर ऑप्शन आएंगे दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये इंपोर्ट का है, ये ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट माने बाहर लेके जाना, इंपोर्ट माने बाहर से माई सिक्वल में लेकर आना। तो अभी हम एक्सपोर्ट करेंगे पहले, इस वाले पे क्लिक करो। पूछ रहा है कहां पर सेव करोगे डेटा को। डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, आपका कोई लोकेशन दूसरी आ रही तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना। फाइल का नाम क्या देना चाहते हो, जो नाम आप देना चाहते हो वो अपना दे सकते हो। मान लो इसका नाम मैंने दे दिया एम्प्लॉय डेटा, आप जो देना चाहो अपना दे सकते हो। सेव एज टाइप में सीएसवी, सेव पे क्लिक कर दिया। ये सारा डेटा जो अभी इस रिजल्ट में पड़ा था एक सीएसवी फाइल में आ गया, और वो फाइल आपने डेस्कटॉप पे सेव कर ली है। ये रही वो फाइल। अगर आपके लैपटॉप में एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, डबल क्लिक कर दो, एक्सेल में ओपन हो जाएगी। और अगर आपके लैपटॉप में एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं है, राइट क्लिक करो, ओपन विद नोटपैड। रूखा रूखा लग रहा है, अब वो आप देख लो। तो सीएसवी फाइल एक्सेल के साथ कंपैटिबल है। जब एक बार वो एक्सेल में ओपन हो गई, अब आप इसे सेव एज कर लो एक्सेल फॉर्मेट में। कैसे देखो, ये सेव एज डेस्कटॉप पर, अब यहाँ पे सीएसवी की जगह एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट कर लो, तो अब यही फाइल एक्सेल के फॉर्मेट में सेव हो जाएगी अब। ठीक है। अब सर इसका उल्टा करते हैं, क्या चाहते हो। मान लो कोई मुझे फाइल में डेटा दे गया एक्सेल फाइल में, तो पहले उस एक्सेल फाइल को सेव एज करके सीएसवी में सेव कर लो। अब मैं चाहता हूं इसी ईएमपी टेबल में अभी यहां पर कुछ रिकॉर्ड हैं, इस फाइल के जो रिकॉर्ड हैं ये भी आ जाएं, ये सब वहां पर आ जाए। लेकिन ध्यान रखना ई आईडी प्राइमरी की है 134, ये तो ऑलरेडी इस टेबल के अंदर है, तो ये एरर आ जाएगी हमारी। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एम्प्लॉय आईडी चेंज कर देता हूं 11, 33, 23, ऐसे करके मैंने यहां पर कर दिया। कुछ भी कर दो, सेव कर दिया। अब बाकी चीज चेंज नहीं करी मैंने, करना है कर लो। अब मैं चाहता हूं ये फाइल मुझे कोई दे गया और मुझे बल्क इंसर्ट करना है, बल्क में सारा डेटा टेबल में चला जाए, बार बार इंसर्ट कमांड कौन लिखेगा बैठ के। अब इस फाइल के डेटा को टेबल में इंसर्ट करना है मुझे। तो अब इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, इंपोर्ट, इसका नाम है इंपोर्ट करना, बाहर से माई सिक्वल में लेकर आना। क्लिक करेंगे इंपोर्ट पर, पूछ रहा है कहाँ है फाइल। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी फाइल रखी हुई है, मैंने डेस्कटॉप पे रखी थी भाई, तो सेम फाइल थी जो एक्सपोर्ट करी है, बस उसमें आईडी चेंज कर दी है मैंने।
सेलेक्ट करके ओपन, देन नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि इस फाइल का जो डेटा है, क्या आप एक नई टेबल बनाकर उसमें रखना चाहते हैं, या जो एग्जिस्टिंग टेबल है कोई उसी के आगे ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप एक नई टेबल बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। टेबल किस डेटाबेस के अंदर बनाएंगे, अगर आप इसी के अंदर बनाना चाहते हैं तो यही, अदरवाइज यहां से सेलेक्ट कर लो कि किस वाले के अंदर बनाओगे। टेबल का नाम क्या रखना है, बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम था वही रख दिया है इसने, कुछ और देना है तो कुछ और दे सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं सर, हम तो एग्जिस्टिंग टेबल में ही डेटा को ऐड करेंगे, तो ऑप्शन को चेंज करेंगे ये वाला। अब किस टेबल के अंदर, हमने कहा ईएमपी टेबल के अंदर ही, तो यहां से टेबल को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और यहां पर टेबल सेलेक्ट कर लो अपनी ईएमपी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये बता रहा है कि हमने ये देखा कि आपकी फाइल में इस नाम के कॉलम है, हमने कहा है, और जो टेबल है उसमें इस नाम के कॉलम है, हमने क्या है। अब आप देख लो, हम आपकी फाइल में आईडी कॉलम को टेबल के आईडी कॉलम में इंसर्ट करेंगे। आप एग्री हैं तो ठीक है, एग्री नहीं है तो यहां से चेंज कर लो कि नहीं भाई आईडी को इसमें इंसर्ट करना है। या बाय डिफॉल्ट उसने मैच क्यों कर लिया, क्योंकि नाम सेम थे। अगर अलग अलग नाम होते तो फिर आपको बताना पड़ता कि कॉलम का नाम ए है वो आईडी में जाएगा, कॉलम का नाम बी है वो इसमें जाएगा, एंड सो ऑन सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वन टाइम मोर, 6 रिकॉर्ड्स इंपोर्टेड, फिनिश। अब सेलेक्ट कमांड पे क्लिक करके चला के देख लो कि देखो आ गए सारे रिकॉर्ड। इंपोर्ट का नहीं आ रहा, एक्सपोर्ट आ रहा है, सबके में ऐसे ही हो रहा है। ऑनलाइन कोई कर रहा है तो बताओगे कि दोनों ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे में आ रहा है, तुम्हारे नहीं आ रहा। अरे राम।
कहाँ करी थी एक्सपोर्ट? डेस्कटॉप पे करी थी, कहाँ करी थी? एसी नाम से करी थी? किस नाम से थी? कहाँ थी, डेस्कटॉप पे थी, कहाँ थी? हम्म। वो सेम ऑप्शन आ रहा है। ये इसमें कुछ बग से लग रहे हैं, और किसके में नहीं, आपके में चल रहा है? आपका वो कौन सा है वर्जन? 9.2? और ये भी 8 वर्क बेंच 8.0 होगा ना? आपका वर्जन कौन सा है वर्क बेंच का? चलो तो ये भाई थोड़ा सा यहाँ पे इन ऑप्शंस को एक बार, माइट भी जो वर्जन कंपैटिबिलिटी है उसके वजह से ये इशू क्रिएट हो रहा है हमारा, है ना? अ, अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ पर एक बार देखना, यहाँ पे क्या लिखा है आपका? लोकल इंस्टेंस माई इक्वल, आगे क्या लिखा है? यहाँ पर 8480 आ रहा है नहीं? हो रहा है। देखो ये जो एडिटर की प्रॉब्लम है, ये वर्जन कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है ना? तो हो सकता है पुराने वर्जन पे चल जाए, हो सकता है लेटेस्ट वर्जन पे चल जाए, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि हमारे में नहीं आ रहा है, तो ये सब वर्जन का ही इशू होगा, और कोई इशू ऐसा नहीं है। तो या तो वर्कबेंच एडिटर आप चेंज करो थोड़ा सा, जो वर्कबेंच एडिटर है हमारा वो 8.0 पॉइंट वाला जो मैंने अभी डाउनलोड करा है, वर्कबेंच 8.0.41 है। तो जिनके में नहीं आ रहा है वो थोड़ा पुराना वाला एक बार वर्कबेंच डाउनलोड करके देखो, या वेट करो, हो सकता है कल को कोई अपडेटेड वर्जन वर्कबेंच का आ जाए जो कंपैटिबिलिटी आ जाए। तो सिर्फ कंपैटिबिलिटी का इशू है, इसमें कोई खास टेक्निकल पॉइंट नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना? इंस्टॉलेशन के टाइम कोई चेंज नहीं करना था, जो सेलेक्टेड ऑप्शन आ रहा था वही चलाना था। तो उसमें फिर पूछेगा आपसे क्या क्या चाहिए आपको आगे।
इस वजह से इशू हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है, सिर्फ वर्जन कंपैटिबिलिटी का ही इशू आ रहा है और कुछ नहीं है। अब सर मान लो इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से। अब मैं एक नई टेबल बनाना चाहता हूँ। तो नई टेबल बनाने के लिए आपको क्रिएट टेबल कमांड, एक तो वो आती है एडिटर पे, वो लिख ही सकते हो। एक डायरेक्ट तरीका है, यहाँ पे क्लिक करो इस वाले ऑप्शन पे, डायरेक्ट टेबल आपकी बन जाएगी। तो सर ये टेबल किस डेटाबेस के अंदर बनेगी? जो सेलेक्टेड है अभी। तो जिस डेटाबेस के अंदर बनाना चाहते हो टेबल, उसको सेलेक्ट करना। उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट टेबल पे। अब पूछ रहा है किस नाम से बनाए टेबल, तो जो आपका मन करे वो बना दो। मान लो मैंने ड्यूकेट नाम से बना दी। अब कॉलम का नाम, कॉलम का नाम मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया C1। डेटा टाइप इंटीजर, प्राइमरी की बना दो। कॉलम का नाम C2, वैर कैर कर दो। बस बहुत है, दो ही। उसके बाद अप्लाई, 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 फिनिश, बन गई टेबल। ये बन गई ड्यूकेट नाम से। अब इसको सेलेक्ट कर ला टेबल को, और इसके बाजू वाला ऑप्शन आ रहा है। अच्छा ये तो व्यू बनाने का है, नहीं इस पे राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करके देखो ऑप्शन आ रहा है कहीं पे, सेलेक्ट टेबल, सेंड, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, अल्टर। नहीं, नहीं इसको एडिटर पे ही लिखकर इंसर्ट कमांड से आपको करना पड़ रहा है। ठीक है। अगर एडिटर ओपन करना है तो एक तरीका तो यही था, और दूसरा तरीका एक शॉर्टकट। जिस टेबल के लिए एडिटर ओपन करना है, उस टेबल के आगे तीसरा वाला जो आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। ऑटोमेटिकली यूज कमांड लिख जाएगी, आपको यूज कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर नेम, डेटाबेस का नेम, डॉट टेबल नेम। यानी कि जब आप कोई कमांड चलाते हो और आप यूज कमांड से बचना चाहते हो, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टेबल के नाम के पहले डॉट लगा के डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। और अगर आप बार बार ये नहीं लिखना चाहते, तो सिर्फ टेबल का नाम लिखना चाहते हो, तो पहले यूज कमांड चला लो। ठीक है। अब इंसर्ट कमांड जैसे लिखते लिख दो। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, ड्यू कैट, वैल्यूज, मान लो 101, और दूसरी वैल्यू मान लो मैंने कर दी ABC। बस इसको रन कर दो।
हो गई इंसर्ट। देखना है, इस पे क्लिक कर दो। अब इसे दोबारा मत चला देना, क्योंकि प्राइमरी की बनी हुई है 101, एरर आ जाएगी। तो जिस टेबल की सेलेक्ट कमांड चलानी है माउस लेके आओ और यहाँ पे क्लिक कर दो, तो चल जाएगा। पी के प्राइमरी की, एन एन नॉटनल, कांस्टेंट है वो सारे। ए आई ऑटो इंक्रीमेंट, एफ के फॉरेन की, इस तरह के कांस्टेंट के नाम है वो सारे। माउस ले होवर करोगे उनके ऊपर तो अपने आप बताएंगे वो कौन कौन है। वो कांस्टेंट्स हैं। अब जो आपने अभी ड्यूकेट टेबल यहां से बनाई है, अच्छा अगर मैं यहां से ओपन करके देखूं तो मिलेगी क्या या नहीं मिलेगी? सर जब यहाँ का डेटा वहां मिल रहा है तो वहां का भी यहाँ मिलेगा। यानी कि बिहाइंड द सीन स्टोरेज एक ही है। तो अगर हम इस तरह से देखें, अब समझ लो कंक्लूजन क्या है। तो एक है माई सिक्वल सर्वर, ये स्टोरेज है, स्टोरेज। यहां पर आपकी टेबल वगैरह स्टोर होती हैं। ये है आपका कमांड लाइन एडिटर, और ये आपका वर्क बेंच एडिटर। तो दोनों के दोनों आपको इसी से कनेक्ट कर रहे हैं। अब आप एज यूजर चाहो तो इधर से आओ, चाहो तो इधर से आओ। बिहाइंड द सीन जो स्टोरेज है वो माई सर्वर के अंदर है, ना कि किसी एडिटर के अंदर है। और ये जो एडिटर है वो माई सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। पासवर्ड वही रूट। यूज, अच्छा सर मान लो यहाँ भी यूज कमांड ना चलाएं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का नाम 6:30 PM डॉट टेबल का नाम, मेहनत का काम हो गया। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो कहेगा नो डेटाबेस सेलेक्टेड। तो अब बार बार आपको मान लो ऐसी कमांड चलानी है तो बार बार इतना लिखना पड़ेगा, डेटाबेस का नाम डॉट टेबल का नाम। इसलिए हम लोग क्या करते थे बचने के लिए, पहले यूज कमांड से डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते थे। अब जब भी आगे काम करेंगे सिर्फ टेबल के नाम से काम होगा। सोचो इंसर्ट डिलीट अपडेट सारी कमांड जब चलेंगी तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो कमांड लाइन पे शायद थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, इसलिए हम लोग यूज कमांड चलाते थे। ठीक है, यूज 6:30 PM। अब चलाओ, चल जाएगा। चलो, अब मंडे से जिनका कोर्स डीए, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई या बिजनेस एनालिस्ट, इनमें से कोई भी कोर्स है तो उनका पावर बीआई स्टार्ट होगा सेम टाइम पर। और जिनका कोर्स फुल स्टैक है उनका मंडे से फ्रंट एंड स्टार्ट होगा। जिनका फ्रंट एंड स्टार्ट होगा वो लोग व्हाट्सअप करें इस नंबर पे 928907
97 पे। क्या करने के लिए? मीटिंग आईडी जूम की, न्यू जूम आईडी लेने के लिए। टेंटेटिव टाइम बताता हूँ। मंडे को स्टार्ट होगा आई गेस 11 बजे से। मंडे को सुबह 11 बजे से क्लास होगी फुल स्टैक वालों के लिए। और जिनका पावर ही होगा वो सेम टाइम पर ही चलेगा, 6:30 बजे। क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जिनका फुल स्टैक है अभी? एक, दो, और दो ही लोग। तीन। तो जो फुल स्टैक वाले हैं वो इस नंबर पे अपना मैसेज करके अपना शेड्यूल ले लें। जूम आईडी, पासवर्ड, क्लासरूम, क्लास का नाम, ट्रेनर का नाम आपका अलग होगा, जो भी है आप अपना देख लेना। ठीक है। और जो पावर भी आएंगे उनका क्लासरूम यही रहेगा, इसी क्लास में आना है, मेरा ही बैच बनेगा। मीटिंग आईडी आपकी भी चेंज होगी, क्लासरूम ग्रुप भी आपका चेंज हो जाएगा, जिसमें आप अब तक रिकॉर्डिंग मिलती थी वो भी आपका बदल जाएगा। तो आप लोगों के लिए जो मीटिंग आईडी पासवर्ड होगा वो मैं आपके क्लासरूम ग्रुप में ही चेंज शेयर कर दूंगा। जो आपका क्लासरूम ग्रुप चल रहा है जिसमें अभी एसक्यूएल की रिकॉर्डिंग आ रही है, उसी में आपका मैं शेयर कर दूंगा। उसी में आपका पावर वीआई की मीटिंग आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगी। ठीक है। क्लासरूम नया बनेगा, उसको मैं बता दूंगा कैसे आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को किसी रिगार्डिंग हो तो पूछ लो। जो क्लास में आ रहे हैं उनको कुछ नहीं चेंज करना है, जैसे क्लास में आते आ रहे हो वैसे ही आओ। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनका मीटिंग आईडी दोनों बदल जाएगी, फुल स्टैक है तो भी बदल जाएगी, पावर भी आई है तो बदल जाएगी। पावर भी वालों के लिए जो क्लासरूम ग्रुप है उसी में शेयर कर देंगे, वहां से आप अपना यूज करेंगे, उस आईडी से लॉगिन करेंगे फिर। एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। क्लासरूम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं। प्रैक्टिस एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस, इनको पढ़ लोगे तो मोर और लेस आपके इंटरव्यू के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। चलिए, फिलहाल एसक्यूएल में इतना ही। मंडे को मिलेंगे पावर बीआई के साथ।